हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूलिंग द कंट्री साइड। ये आपके सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। चलो अब शुरू करते हैं। द कंपनी बिकेम द दीवान। जो कंपनी थी, ब्रिटिश इंडिया रूलर्स जो थे, वो दीवान कैसे बने, उनको वो दीवानी मिली कैसे। ऑन 12th August 1765 द मुगल एम्पर अपॉइंट द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए दीवान ऑफ बंगाल। 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह जो थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी। द एक्चुअल इवेंट वॉज मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट। जो ये इवेंट हुआ, ये हुआ रॉबर्ट क्लाइव्स के टेंट में, जहाँ पे कुछ इंग्लिशमैन विद फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस आर एज विटनेसेस, जिसमें कुछ इंग्लिशमैन भी मौजूद थे और कुछ हिंदुस्तानी भी मौजूद थे, जो कि उस चीज़ के गवाह हुए जब ये दीवानी उनको दी गई। बट द पेंटिंग एबो द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेशन। लेकिन जो ये पेंटिंग दिखाई गई, ये एक ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गई है, सो दैट कि ये जो भी इस पेंटिंग को देखेगा तो देखेगा कि जो इनको दीवानी मिली वो काफ़ी शानदार तरीके से मिली थी। Taking place in a grand setting. The painter was commissioned by the Clive to record the memorable events in Clive's life. Clive जो ब्रिटिश एक रूलर था, उसने इस पेंटर को बोला था कि ये पेंटिंग आप इस तरीके से बनाओ कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे यादगार पेंटिंग रहे। द ग्रांट ऑफ दीवान क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ए ब्रिटिश मैजिक। और ये जो दीवानी इनको दी गई थी मुगल एम्पर ने, ये ब्रिटिश रूल के सबसे बहुत ज़बरदस्त ख्वाब था ब्रिटिश रूलर्स का। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। जैसे ही ब्रिटिश रूलर्स दीवानी मिल गई तो इनको क्या हुआ कि इनको चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मिल गई इस टेरिटरी की, ताकि ये सारे जितने भी फाइनेंशियल काम थे बंगाल के, वो ये कंट्रोल कर सके। नाउ इट हैड थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द लैंड एंड द ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब इनको जो वहाँ की ज़मीन थी और उससे जो रेवेन्यू, वो उसको कैसे हासिल किया जाए, उसके बारे में सोचना था। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company। ये इस तरीके से इन्होंने करना था ताकि इनकी जो कंपनी, एक्चुअली ब्रिटिश जो थे वो ट्रेड करने के लिए आए थे, तो जो इनकी कंपनी थी, ये ट्रेडिंग कंपनी थी, इसको कैसे चलाया जाए, उसकी जितनी एक्सपेंसेस है वो कैसे निकलेगी, तो वो यही रेवेन्यू जो ये इकट्ठा कर सकते थे इस लैंड से, इस बंगाल से, तो ये लोग इसके बारे में सोचने लगे। एज अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू एंश्योर दैट इट कुड बाई द प्रोडक्ट्स इट नीड्स एंड सेल व्हाट इट वांट्स। तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी भी थी, तो इनको ये भी सोचना था कि जो प्रोडक्ट्स इनको चाहिए वो इनको हासिल कैसे हो सके और वो इनको बेच कैसे सके। तो ओवर द years द कंपनी हैज ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम cautions. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige, those who had held local power and had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेंगे तो इनको ये भी ध्यान में था कि जो इससे पहले भी आए, जिसने इनसे पहले भी यहाँ पे रूल किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे रूल किया, उन्होंने कैसे अपनी पकड़ बनाई, तो वैसे ही ये लोग इस चीज़ को पकड़ मजबूत बनाना चाहते थे ये हिस्से पे। हाउ दिस टू बी डन, तो ये कैसे हो सकता था। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, रिफाइन द राइट्स ऑफ द पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड। तो इस चैप्टर में अब यही पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी कंपनी को रेवेन्यू दिलाया, कैसे ऑर्गेनाइज किए रिसोर्सेज को, कैसे पीपल्स को राइट दिए, और ख़ास क्रॉप्स उनको कैसे उनको कैसे उन्होंने तैयार किया इनके मुताबिक, जो इनको चाहिए था उसके मुताबिक। रेवेन्यू फॉर द कंपनी हैड बिकम द दीवान। अब जो कंपनी को दीवानी मिल गई थी, बट इट स्टिल सा इटसेल्फ प्राइमली एज अ ट्रेडर। तो ये
फिर भी अपने आप को वही ट्रेडर की नज़र से ही देख रहे थे। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट अनविलिंग टू सेट अप द रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एट द कलेक्शन। ये आप चाहते थे कि इनको और ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाए ताकि इनकी कंपनी चल सके। द efforts was to increase the revenue as much as it could by the fine cotton and silk clothes as cheaply as possible। तो ये चाहते थे कि जो प्रोडक्ट्स ये ले रहे थे जिसमें इनका कॉटन और सिल्क के क्लोथ्स थे, इनको बिल्कुल सस्ते दामों पे मिले, क्योंकि इससे पहले जब भी ये खरीदे थे तो काफ़ी महंगे दामों पे मिल रहे थे, क्योंकि इनका नया नया सेटअप हो रहा था। तो इस चीज़ को अब ये चाहते थे कि जो भी हम खरीदें वो हमें सस्ते दाम पे मिले। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स ब्रॉड बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। जो जो वहाँ पे चीज़ें थी तो वो अब बंगाल में डबल होने लगी। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटिश। 1865 से पहले जो कंपनी थी वो जितने भी चीज़ वहाँ से खरीदती थी तो वो उनको एक्सपोर्ट करती थी बाहर, और वहाँ से ये गोल्ड और सिल्वर लाते थे ब्रिटेन से। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब इन्होंने क्या किया, इनको पहले ये महंगे दामों पे चीज़ें मिलती थी तो ये बाहर ले जाते थे इसको, वहाँ से ये इंपोर्ट करके गोल्ड वगैरह लो, तो ये काफ़ी महंगा पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे इनकी प्रोडक्शन डबल होने लगी बंगाल में, तो इन्होंने क्या किया, अब इनके पास इतना फाइनेंस आने लगा था कि ये जो भी चीज़ें खरीदते थे वो इनको आराम से मिल जाती थी, इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सोन इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग ए डीप क्राइसिस। तो काफ़ी जल्दी इनको ये पता लगने लगा कि जो इकोनॉमी है बंगाल की वो थोड़ा डगमगाने लगी। आर्टिस्ट बाय डिजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट अ लो प्राइसेस। जैसे जैसे इकोनॉमी डूबने लगी, कम होने लगी, तो इन्होंने क्या किया, जो भी वहाँ प्रोडक्ट्स अपने बनाते थे चाहे एग्रीकल्चर से चाहे किसी से भी, तो इन्होंने क्या उन पे प्रेशराइज करने लगे कि आप ये प्रोडक्ट्स जो है वो हमें सस्ते दामों पे बेचने लगो। पीजन्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम दम। तो जो किसान थे वो उनसे जो भी ड्यूज मांगते थे, चाहे पैसा कुछ भी, कोई भी चीज़ मांगते थे, तो उनसे मुश्किल हो जाती थी उनको वो देने में, क्योंकि वो पूरा नहीं कर पाते थे। एज soon as प्रोडक्शन वॉज डिक्लाइंड एंड द एग्रीकल्चर कंसर्न शो साइन ऑफ collapse। तो इस हिसाब से जैसे इकोनॉमी डूबने लगी तो प्रोडक्शन भी कम होने लगी, तो उनको वो चीज़ें नहीं मिली, तो एग्रीकल्चर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा, तो जिसकी वजह से सारा कुछ ठप हो गया। देन इन 1770 a terrible famine killed 10 million people in बंगाल। तो 1770 में वहाँ एक महामारी उठी जिससे कम से कम 10 मिलियन लोग बंगाल में मर गए। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज विप्ड आउट। तो कम से कम एक तिहाई जो पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो गई। ये ख़त्म होने के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी सोचे अब करें तो करें क्या, क्योंकि उनको रेवेन्यू चाहिए थे, उन्होंने अपने पैर जमा दिए थे बंगाल में, बंगाल की सारी फाइनेंशियल प्रोसेस उनके पास थी। तो अब उन्होंने क्या किया, द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। तो अब उन्हें बोला कि रेवेन्यू कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया अगर उसको इम्प्रूव किया जाए तो हमें रेवेन्यू आ सकता है। इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन ruins, could the company be stern of its revenue income? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture has to be improved। तो इन्होंने ये सोचा कि अब रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करें। रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते थे ये कि जब ये एग्रीकल्चर को वापस बूस्ट अप करते। तो इन्होंने क्या किया, कुछ जो ब्रिटिशर्स थे वो मिलके उन्होंने कहा कि अगर लैंड इन्वेस्टमेंट की जाए और एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाए तो हम इम्प्रूव कर सकते थे। हाउ वॉज दिस टू बी डन, तो ये कैसे हो सकता था। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूसेस ए परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो काफ़ी डिस्कशन करने के बाद कि इस चीज़ को कैसे हम करें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड का एक रूल बना दिया 1793 में। बाय द टर्म्स ऑफ दिस सेटलमेंट, इस सेटलमेंट से क्या था, द राजाज एंड तलुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड जमींदार्स। जो राजाज थे और तलुकदार थे उनको ज़मींदार बना दिया गया।
दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। उनको ये कहा गया कि आप जो पीजेंट किसानों से आप रेंट ले लें और कंपनी का रेवेन्यू दे दें। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्सड परमानेंटली, और जो आपका जो अमाउंट जो आपको कंपनी को देना है वो फिक्स होगा। दैट इज इट वॉज नॉट इंक्रीज्ड इवन इन फ्यूचर, और जो आपके साथ इस टाइम पे हम फिक्स करेंगे कि आपको ये रेवेन्यू देना है तो ये फ्यूचर में नहीं बढ़ाया जाएगा। इट वॉज फेल्ट दैट दिस शुड बी एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू into the company's office and at the same time encourage the zamindars to invest improving land। उनको साथ में ये भी बता दिया गया था कि जैसे जैसे आप जो आपको रेवेन्यू बोला है कि आप किसानों से लें और कंपनी को दें, और साथ ही साथ में आप लैंड में भी इन्वेस्ट करें। ये ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने ज़मींदार बनाए राजा और तिलकदार को, उनको बोला आप लैंड में भी इन्वेस्ट करो। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, लेकिन ये करने के बाद भी रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ। द जमींदार्स वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। जो इन्होंने सिस्टम बनाया था कि ज़मींदार जो है वो किसान से लेगा, फिर ज़मींदार हमको देगा, तो उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने क्या किया कि इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा उठाया वो उठाया ज़मींदारों ने, उन्होंने कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब द प्रॉब्लम क्या थी? द परमानेंट सेटलमेंट हाउ एवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर दैट जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। तो जैसे ये परमानेंट सेटलमेंट की, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट करने के बाद इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या थी कि कंपनी को ये पता लगा कि ज़मींदार जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं लैंड को इम्प्रूव करने में, यानी एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करने में नहीं कर रहे, ताकि अगर वो इसको इम्प्रूवमेंट करते तो दैट मीन्स रेवेन्यू आ जाता। अब वो जब इम्प्रूवमेंट नहीं करे तो रेवेन्यू कहाँ से आ जाता? द रेवेन्यू हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द ज़मींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। जो ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू फिक्स किया था, जो इन्होंने किसानों से लेना था और किसानों के बाद इन्हें ब्रिटिश को देना था, वो काफ़ी हाई था, काफ़ी ज़्यादा था, तो इनके लिए भी मुश्किल हो रहा था उनको देना। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस हिज जिम्मेदारी। अब इन्होंने क्या किया था कि जो रेवेन्यू नहीं देगा वो अपनी ज़मींदारी खो देगा, यानी उसके पास ज़मीन नहीं रहेगी। न्यूमरसली ज़मींदार्स वर सोल्ड ऑफ एन ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। तो उनको जो रेवेन्यू पे नहीं कर पाएगा, जो ज़मींदार रेवेन्यू पे नहीं कर पाएगा, वो अपनी ज़मीन ऑक्शन में कंपनी को बेच देगा, यानी ब्रिटिशर्स के हाथ बेच देगा। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड। पहले 10 साल, 19th सेंचुरी के पहले 10 साल में सिचुएशन चेंज हो गई, यानी जो अब तक माहौल था उसमें कुछ चेंज आने लगी। द प्राइस इन द मार्केट रोज एंड द कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंड। जो मार्केट प्राइस था, यानी जो चीज़ें ये यहाँ से ले रहे थे एग्रीकल्चर और आगे वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उसका क्या हुआ कि मार्केट उसकी बढ़ने लगी, यानी डिमांड बढ़ने लगी, तो एग्रीकल्चर को भी थोड़ा फैलने का मौका मिल गया। दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी। तो जैसे एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगी, तो उसमें क्या किया, ज़मींदारों को फ़ायदा हो गया। ज़मींदारों को आगे पे रेवेन्यू देना था कंपनी को, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो इसमें फ़ायदा ज़मींदारों को होने लगा। बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट बी इंक्रीज रेवेन्यू डिमांड दैट हैज़ बीन फिक्स्ड परमानेंटली। जो कंपनी ने इनको रेवेन्यू फिक्स किया था वो पूरा नहीं हो पाया। जो सोच रहे थे कि ये पूरा हो पाएगा वो पूरा नहीं हो पाया। इवन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। और जो ज़मींदार थे उनको भी कोई शौक नहीं था, वो भी कुछ दिलचस्पी नहीं ले रहे थे कि वो ज़मीन को इम्प्रूव करें, इस लैंड को इम्प्रूव करें। सो सम हैड लॉस देयर लैंड्स इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। और कुछ ऐसे ज़मींदार थे जो रेवेन्यू दे नहीं पाए, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही अपनी ज़मीनें खो दी। Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment as long as the zamindars could give out uh, the land to the tenants and get the rent। तो ज़मींदार भी अब ये सोच रहा था कि यार मैं भी कुछ ऐसा काम करूँ कि जिससे मुझे बेनिफिट मिले और मेरा रिस्क भी बच जाए, मुझे रिस्क भी ना उठाना पड़े,
तो उन्होंने क्या किया, वो भी किराए पे अपनी ज़मीनें देने लगे और कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं लैंड को डेवलप करने में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। थैंक यू।